ओके। अनीता जी, आपको सब क्लियर है? यस सर। अभी आज का जो लेक्चर है इसके अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है। समृद्ध, प्रोक्षित एंड अनीता जी, आपको विशेष ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ये सारे के सारे जो आज पॉइंट्स कवर होने वाले हैं ये बहुत बेसिक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर ये पॉइंट्स आपने एक बार समझ लिए अच्छे से लेक्चर में, और इसके बाद में इस वीडियो की मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, आप यूट्यूब पे इसको बार बार देखिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो पीडीएफ को पढ़िए, आप 70% के आसपास पहुंच जाएंगे एकदम से। ओके, तो 30% में सिर्फ हमारा प्रेडिक्टिव का पार्ट बचेगा जो मैं आपको बता दूंगा। प्लीज आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा आपको लगने में बेसिक लग सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन एलिमेंट से। हमने जब भी एस्ट्रोलॉजी में देखा है तत्व की बात हुई है, बार बार तत्वों की बात हुई है, राइट? जी सर। जस्ट मोमेंट। ओके, इससे पहले जब भी बात हुई है या फिर कभी ना कभी आपने सुना होगा कि ये अग्नि तत्व का है, वायु तत्व का है, जल तत्व का है, राइट, पृथ्वी तत्व का है। ये सारे तत्व मैंने आपको इनिशियली बताए थे स्टार्टिंग में। 5 तत्वों के बारे में हमने बात की थी। कौन से 5 तत्व हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एंड एक आकाश। आकाश तत्वों को थोड़ा सा साइड में रखिए। इन 4 तत्वों के हिसाब से कुछ राशियों का बाइफर्गेशन हुआ है, मतलब हमारी 12 राशियां है। कौन सी 12 राशियां है जी? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं, राइट? जी सर। हर राशि का अपना एक स्वभाव है, हर राशि का अपना एक तत्व है। अब ये 12 राशियां इन 4 तत्वों में बाइफर्केट की गई है। कौन से 4 तत्वों में बाइफर्केट की गई है? अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी में। यहाँ पे 4 एलिमेंट दिए गए हैं। एक है फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। यहाँ पे पृथ्वी होना चाहिए बाय द वे, अर्थ एलिमेंट। ओके, एयर एलिमेंट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो फायर, वाटर, अर्थ, इस तरीके के 4 एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर हो रहे हैं। सही था ये, आई गेस, सॉरी। ये 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है। नाउ जब हम फायर एलिमेंट की बात करते हैं तो फायर एलिमेंट क्या होता है? एनीवन? सर आग, मतलब जिसमें तेज हो, एनर्जी जिसमें ज़्यादा हो। प्रोक्षित, समृद्ध? फायर को देखा है ना आपने? प्रोक्षित, समृद्ध, जयश्री जी। जी सर, जी सर। क्या होता है फायर में बैठने के बाद में? बैठने के बाद एक्शन, मतलब फायर के सामने बैठने के बाद में
स्ट्रॉन्ग पावर, लीडरशिप, एक्शन वगैरह। वो सब छोड़ दीजिए, मैं आपको सिंपल पूछ रहा हूँ कि जैसे आप कहीं पे आग जला के बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आग निकल रही है और आप यहाँ पे साइड में कहीं पे बैठे हो, तो आपको क्या सेंस होता है? यहाँ पे हीट। हीट सेंस होती है। हीट क्या है? हीट एनर्जी सेंस होती है आपको। जी सर। एनर्जी के अलग अलग टाइप है, उसमें से आपको कौन सी ऊर्जा सेंस होती है? हीट एनर्जी सेंस होती है। हीट ऊर्जा मतलब औष्मिक ऊर्जा जो है वो एक तरीके से आपको सेंस होती है। अब ये जो है ये एक तरीके से इसके अंदर एक क्वालिटी है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ बर्निंग। ये जला देती है कोई भी चीज को। किसी भी चीज को जलाने की क्षमता अगर किसी में है तो वो फायर में है। इसे क्या कहते हैं? दाहन शक्ति। फायर एलिमेंट में कौन सी शक्ति है? दाहन शक्ति, जलाने की शक्ति। ओके। अब फायर के अंदर अगर दाहन शक्ति है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फायर एलिमेंट से जितनी भी राशियां बनेगी उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से एनर्जी रहेगी और वो एनर्जी दाहन एनर्जी की तरफ ज्यादा डाइवर्ट होगी? जी सर। बताने का मतलब जो फायर एनर्जी होती है या फिर फायर एलिमेंट होता है, जो फायरी साइन होती है, उसके अंदर एक तरीके से ऊर्जा बहुत ज्यादा स्टोर होती है। और ऊर्जा स्टोर होने की वजह से होते हैं ना कुछ लोग कि जो एक्शन ले पाते हैं या लीडरशिप कर पाते हैं, इनके अंदर चार लोगों से कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी रहती है, थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा रहती है, राइट? तो वो जो ऊर्जा उन व्यक्ति के अंदर है, उस राशि के अंदर है, उस राशि की वजह से उस व्यक्ति के स्वभाव में वो ऊर्जा दिखती है। अब ये जो राशियां है जो कि फायर एलिमेंट की कैटेगरी में आती है, ये कौन सी राशि है? मेष, सिंह एंड धनु। काल पुरुष की कुंडली अगर हम कंसिडर करें तो काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये तीन राशियां कौन सी हैं? फाइव, अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व की ये तीन राशियां हैं। तो यहाँ पे जो हमने देखा था कि 12 राशियों का हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, उसमें से 3 राशियां जो है वो अग्नि तत्व में आ गई। कौन सी 3 राशियां आ गई? मेष, सिंह और धनु। मेष का स्वामी हो गया मंगल, सिंह के स्वामी हो गए सूर्य और धनु के स्वामी हो गए गुरु। ओके। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि तीनों का अगर नेचर फायर ही जैसा है, फायर एलिमेंट जैसा है, तीनों का एलिमेंट अगर फायर है इन तीन राशियों का, तो उनके जो स्वामी हैं उनके अंदर भी अग्नि तत्व की चीजें होगी? जी सर। और मैंने आपको क्या बोला था कि अग्नि के अंदर कौन सी शक्ति होती है? सर हीट एनर्जी। अग्नि के अंदर कौन सी शक्ति होती है? दहन शक्ति। दाहन शक्ति। इसे कुछ लोग दाहन बोलते हैं, कुछ लोग दहन बोलते हैं। इसका मतलब है जलाने की, भस्म करने की शक्ति। अब भस्म करती है कोई भी, मतलब कोई भी चीज अगर आप अग्नि में डालोगे तो वो भस्म हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिनिश हो जाती है। इसका मतलब ये जो राशियां है, इन राशियों के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है और अगर इन ऊर्जा को कोई प्लैनेट सह नहीं पाया तो क्या वो भस्म होगा? जी सर, हो जाएगा। जी सर। जैसे उदाहरण के लिए 3 राशियां मैंने आपको यहाँ पे बताई है, मेष राशि, धनु राशि एंड सिंह राशि। मैंने आपको बताया कि ये अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व में क्या होता है कि दहन की क्षमता होती है। अब जैसे मान के चलो कि फायर के अंदर मैंने एक दूसरी फायर ली और उसके अंदर ऐड कर दी तो वो फायर बढ़ गई, लेकिन वहीं पे मैंने जल ऐड कर दिया या आइस का एक गोला, आइस क्यूब जो होता है, वो आइस क्यूब मैंने अग्नि में डाल दिया, होना तो उसे भी मेल्ट ही है लेकिन वो अग्नि को इम्बैलेंस कर रहा है।
वो पहले चेष्टा क्या करेगा, उसको अग्नि को बुझाने की चेष्टा करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा है, उस आइस क्यूब का स्वभाव वैसा है, वो पहले जल तत्व में कन्वर्ट होगा, मतलब उसको वो दबाने की कोशिश करेगा, राइट। बताने का मतलब ये जो 3 प्लैनेट है, मंगल, सूर्य और गुरु, ये अग्नि तत्व के राशियों के स्वामी हैं, और ये खुद में अपने आप में अग्नि तत्व के ही प्लैनेट है। सूर्य के ऊपर महाप्रचंड ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, सबको रोशनी देता है। अब हमारे पास में जो रेज आती है वो भगवान सूर्य नारायण से आती है। एट द सेम टाइम इनके पास में जो ऊर्जा है, या फिर इनके पास में जो तेज है, या फिर इनके पास में जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो किस चीज की दिखती है, किस चीज को इंडिकेट करती है, वो किसी राजसिक तत्व को इंडिकेट करती है। सूर्य राजा है, राजसिक तत्व को इंडिकेट कर रही है। मंगल की जो ऊर्जा है वो किस चीज को दिखाती है तो इसके अंदर भी गर्म ही ना, ऊर्जा ही है ना, एग्रेशन ही है ना। ये किस चीज को दिखाती है, प्रोटेक्शन को दिखाती है। गुरु के अंदर जो ऊर्जा है वो किस चीज को दिखाती है, ये ज्ञान को दिखाती है। दो तीनों जो राशियां हैं, तीनों राशियां अपने आप में अलग अलग चीजों को इंडिकेट कर रही है, लेकिन इनका जो रूट कॉज है, जो बेस है, वो क्या है, वो अग्नि है। वो अग्नि होने की वजह से ही कोई भी चीज, ये तीनों चीजें जो है, ये किसी भी लाइफ में किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। अगर आपके पास में किसी चीज का नॉलेज आ जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज आ जाए, आप बहुत सारी चीजों से, मतलब बहुत सारी चीजों को जो कि निगेटिव है उसको खत्म करने की आपके अंदर शक्ति आती है, दाहन शक्ति वहां पे आपकी आती है नॉलेज की वजह से। अगर आपके पास में पोजीशन है, प्रेस्टीज है, आप राजा हो, या फिर आपके पास में कोई बड़ा सा पद है जिसको सूर्य इंडिकेट करता है, तो उस पद के हिसाब से, उस पद का यूज करके आप बहुत सी चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो, बहुत सी चीजों का दहन कर सकते हो। अगर आपके पास में ऊर्जा बहुत ज्यादा है प्रोटेक्शन की, तो आप प्रोटेक्शन करने के लिए, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे उस ऊर्जा का यूटिलाइजेशन किसी की हेल्प करने के लिए भी कर सकते हो, किसी को मारने के लिए भी कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये जो 3 चीजें हैं, दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जीज, और ये 3 चीजों में से किसी एक, कोई एक भी चीज अगर किसी व्यक्ति के पास में है, तो समझ जाइएगा कि वो अपने जीवन के अंधकार को या अपने लाइफ के चैलेंजेस को खत्म करने की ऊर्जा रखता है। ये क्लियर हुआ या नहीं? जी सर। जी सर। बताने का मतलब, हमने आज तक ये सुना है कि ये जो राशियां है ये फायर एलिमेंट की है, लेकिन इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए 3 प्लेनेट हमने यहाँ पे डिस्कस किए, मंगल, सूर्य और गुरु। ये सारे के सारे तीनों प्लेनेट कौन से तत्व में आते हैं? ऑब्वियसली ये सारे के सारे प्लेनेट जो है वो अग्नि तत्व में आते हैं। इनका मूल स्वरूप सेम है, लेकिन इनका जो बाहरी स्वरूप है वो डिफरेंट है। इनका आंतरिक स्वरूप सेम है। आंतरिक स्वरूप सेम से क्या मतलब है कि इनका जो तत्व है वो अग्नि ही है। इनका काम है भस्म करना, खत्म करना चीजों को। गुरु क्या करता है? अंधकार को, अंधेरे को, मतलब ज्ञान के अंधेरे को, मतलब अज्ञान के अंधेरे को खत्म करता है, राइट। मंगल क्या है? कमजोरी जिस व्यक्ति में होगी या समाज में कहीं पे कमजोरी होगी, कोई कमजोर लोग होंगे, उनको सुरक्षित करने का, मतलब उनका जो कमजोरी का अंधकार है उसको नष्ट करता है। और सूर्य तो अपने आप में प्रकाशमान है ही, राइट। बताने का मतलब, ये तीनों राशियां अग्नि तत्व की होने की वजह से इनके अंदर अग्नि का एक तत्व है, दैट इज दहन शक्ति। और इनके जो रूलिंग प्लैनेट है, उन रूलिंग प्लैनेट्स के अंदर भी दहन करने की क्षमता है। उनका आंतरिक स्वरूप जो है वो पूरा अपने आप में सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनका जो बाहरी स्वरूप है वो डिफरेंट है। होप ये कम क्लियर हो गया आपको। तो इस तरीके से फायर एलिमेंट में 3 राशियां आती है। एक है मेष राशि, दूसरी है सिंह राशि, और तीसरी है धनु राशि। अच्छा, ये तीनों राशियां एक दूसरे से त्रिकोण में है बाय द वे। त्रिकोण में क्या है, त्रिकोण क्या होता है, ये आने वाले इसी लेक्चर में आप समझेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि ये तीनों राशियां एक दूसरे से त्रिकोण में है। ओके, जी सर। नाउ फायर एलिमेंट के बाद में आता है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व किस चीज को इंडिकेट करता है? तो स्टेबिलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को इंडिकेट करता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग अपने लाइफ में देखे होंगे कि जो काफी हद तक अपने आप में प्रैक्टिकली सोचते हैं। जैसे आप साधु संतों के पास में जाएंगे तो वो कहते हैं कि भाई सारी चीजें छोड़ दो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। आप श्री प्रेमानंद महाराज को अगर सुनेंगे तो वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि भगवान के भरोसे पे सब कुछ हो जाता है। अग्नि तत्व है, स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट है वो। और वो आकर्षित भी उसी तरीके से है, जैसे ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है तो वो येलो कलर की तरफ ही अट्रैक्टेड है, क्योंकि गुरु का कलर है वो। बट
वाइज वर्जा उनकी बात सुन के शुरू में कुछ लोगों को ऐसा लगा ही होगा या अभी भी लगता होगा कि अगर सारी चीजें छोड़ दे तो हमारे को रोटी कौन खिलाएगा, पैसा कौन कमाएगा, घर में राशन कौन लाएगा, राइट। ये प्रैक्टिकल सोच जो है, ये प्रैक्टिकल सोच कहाँ से आती है, कौन से राशियों से आती है? पृथ्वी तत्व के राशियों से। और पृथ्वी तत्व की राशियां कौन सी है? वृषभ, कन्या और मकर। और वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि, ये भी एक दूसरे से त्रिकोण में ही है। ओके। और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से ये जो त्रिकोण कहलाता है, ये धन त्रिकोण कहलाता है। ओके, धन त्रिकोण या मणि त्रिकोण इसे कहा जाता है। तो वैसे ही 1 5 9 को क्या कहा जाता है? धर्म त्रिकोण। ये जो है ये धन त्रिकोण है, इसे अर्थ त्रिकोण कहते हैं। इंसान जब भी जन्म लेता है तब उसके 4 स्तंभ होते हैं उसके जीवन के। कौन से होते हैं? ओके। तो जो राशियां हमने फायर एलिमेंट में देखी है 1 5 और 9, वो आती है धर्म त्रिकोण में। दूसरी राशि जो हमने देखी है 2 6 और 10, ये आती है अर्थ त्रिकोण में। इन राशियों के अंदर बैठे हुए प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकलिटी से ही लेना देना है इनका। ये इस राशि में बैठे हुए जो भी प्लैनेट है वो आपको ये बताएंगे कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मनी ओरिएंटेड है, पर्टिकुलरली इस ग्रह के इम्पैक्ट में। मतलब जैसे मान के चलिए किसी का वृषभ राशि में गुरु है या कन्या राशि में गुरु है। अब गुरु मैंने क्या बताया, कौन सा त्रिकोण, कौन सा प्लैनेट है? अग्नि का प्लैनेट है, अर्थ का प्लैनेट नहीं है, वो ज्ञान का प्लैनेट है, राइट। लेकिन अब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दे दी? कौन से घर में जाके बैठा है, कौन सी राशियों में जाके बैठा है? अर्थ। और दो चीजें यहाँ पे कंबाइन हो रही है। कौन सी दो चीजें कंबाइन हो रही है? नॉलेज मतलब ज्ञान और पैसा। अब इसको और अगर डिटेल में जाएंगे तो वृषभ राशि किस चीज को दिखाती है? वृषभ राशि दिखाती है फादर से या फिर एंसेस्टर के बिजनेस को, फादर से मिलने वाले बिजनेस को, या फिर जो एंसेस्टर के द्वारा जो काफी टाइम से बिजनेस चला जा रहा है ना, या रिसोर्सेज से रिलेटेड जो बिजनेस है उसको। तो यहाँ पे रिसोर्सेज ऐड होगा। अगर कन्या राशि है तो जो है वो बेसिकली काउंसलिंग से रिलेटेड जो काम दिखाया जाता है उसको दिखा रहा है। मकर राशि अगर आ रही है तो मकर राशि किस चीज की है? मकर राशि से क्या देखा जाता है? करियर, बैटलफील्ड। तो ये काउंसलिंग कंसल्टिंग से रिलेटेड वर्क को दिखा रहा है। जुपिटर ये तीनों चीजों को दिखा रहा है, लेकिन अलग अलग आयाम में, अलग अलग डायमेंशंस में। ओके। यहाँ पे नॉलेज और मनी ये दोनों साथ में आ गए। कौन से केस में साथ में आ गए? स्पेसिफिकली इसी एग्जाम्पल में। कौन से एग्जाम्पल में? जब गुरु अर्थ त्रिकोण में रहेगा तब। अब मान के चलिए ये जो 2 3 राशियां मैंने लिखी है, 2 नंबर, 6 नंबर एंड 10 नंबर, इन राशियों के अपने स्वामी भी हैं, राइट। जी सर। जी सर। 2 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। इन तीनों प्लैनेट को अगर आप देखेंगे, बुध, शुक्र और शनि, इनका काम क्या है? शुक्र लग्जरी है, बुध व्यापार है, शनि मेहनत है। मिला जुला के ये कर क्या रहे? पैसा कमा रहे। जी सर। और 3 प्लैनेट हमने इससे पहले देखे थे। कौन से 3 प्लैनेट थे वो? गुरु, सूर्य और मंगल। ये क्या कर रहे हैं? ये आत्मिक उन्नति कर रहे हैं ऊर्जा के द्वारा। और ये कहाँ लेके जा रहे हैं? धर्म की तरफ, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण से रिलेटेड है। अब मान के चलो ये तीनों प्लैनेट किसी अलग राशि में बैठ जाए तो उनकी फंक्शनलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है।
बट अगर मान के चलो ये तीनों प्लेनेट अपने ही हाउसेस में है, जैसे मंगल अपनी राशि में है, सूर्य अपनी राशि में, गुरु अपनी राशि में, ऐसा होता नहीं, बहुत रेयर है, बट मान के चलो ऐसा है, तो वो व्यक्ति धर्म त्रिकोण के ऊपर या धर्म की तरफ उसका डायवर्जन बहुत ज्यादा रहेगा। ओके। काम त्रिकोण, काम क्या होता है? अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को काम बोला जाता है। ओके। अब इसमें 3 राशि आती है। कौन सी 3 राशि आती है इसमें? मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। अगेन इसके भी स्वामी यही है, बुध, शुक्र और शनि। मतलब अर्थ और काम, जो भोग विलासता है, उससे रिलेटेड मैक्सिमम कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है? शुक्र, बुध और शनि। ये समझ में आ रहा है क्या? जी सर। और मोक्ष देने वाले कौन से प्लैनेट हैं या फिर कौन से हाउसेस हैं? त्रिक हाउस 482 है। अब यहाँ पे कौन से प्लैनेट आ गए? मतलब इसके इस राशि के अकॉर्डिंग चंद्र, मंगल एंड गुरु। यहाँ पे सूर्य की जगह सिर्फ एक चंद्रमा आ गया, बट ये दे क्या रहा है? ये आ गए मोक्ष त्रिकोण में, अगेन गुरु और मंगल। धर्म से, जो व्यक्ति धर्म से चलता है उसकी कामना होती है मोक्ष मिले। जो वह व्यक्ति अर्थ कमाता है उसको लगता है कि ये सुख मिले, काम सुख, या जो काम सुख में होता है उसे लगता है कि अर्थ मिलता जाए। मानसिकता आपको ऐसी ही दिखेगी लोगों की। इन 4 पैरामीटर्स के अंदर ही सारी दुनिया खेल रही है। इन चारों का ही कॉम्बिनेशन है दुनिया में, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति, किसी को भी उठा के पकड़ के देख लो, उसके जीवन में इन चारों के अलावा कोई भी चीज नहीं होगी। कोई ना कोई 2 से 3 चीजें उसी में वो चल रहा होगा। तो बताने का मतलब, अर्थ एलिमेंट में 3 राशि आती है, वृषभ, कन्या एंड मकर। ये राशियों क्या, कैसे इन राशियों का स्वभाव कैसा है? प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन, ग्राउंडेड, मटेरियल फोकस। मटेरियल फोकस मतलब कौन सा मटेरियल? मटेरियलिस्टिक चीजें जो पैसा। है, भौतिक सुख से रिलेटेड जो चीजें हैं, उन चीजों से रिलेटेड मटेरियलिस्टिकली ये लोग फोकस रहते हैं। कौन से लोग? जिनका अर्थ एलिमेंट है। अब अर्थ एलिमेंट में कौन सी राशियां हमने देखी थी? 2, 6 एंड 10। तो प्रोक्षित, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा लग्न 2 नंबर का है, या 6 नंबर का है, या 10 नंबर का है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो रुझान है, या बाय डिफॉल्ट मेरी जो डाइवर्जन है, इंक्लिनेशन है, इसमें प्लैनेट कंसिडर मत करो, अभी ब्लैंक चार्ट के ऊपर समझो कि क्या बाय डिफॉल्ट मेरा जो इंक्लिनेशन है वो पैसों की तरफ ज्यादा रहेगा। जी सर। अगर मान के चलिए मेरा यहाँ पे लग्न जो है वो 1, 5 एंड 9 में है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे धर्म से रिलेटेड, धर्म मतलब कौन सा धर्म? अपने कर्तव्य से रिलेटेड मुझे जानकारी, या फिर एक तरीके से कर्तव्य पालन के अंदर से इच्छा ज्यादा होगी, स्ट्रांग इच्छा होगी? क्या ये कहा जा सकता है? जी सर। मैंने तीसरी राशि आपको बताई थी, धर्म, अर्थ और काम। काम की 3 राशियां कौन सी हैं? 3, 7 एंड 11। अगर मेरे एसेंडेंट में इसमें से कोई भी राशि है, 3 या 7 या 11, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मुझे उन सब चीजों की इच्छा रहेगी, राइट? अगर मेरे यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 4, 8 या 12 है, तो कहीं ना कहीं मैं धर्म से काम करने वाला व्यक्ति हूं। मुझे धर्म से कार्य करना अच्छा, अंदर से अच्छा लगता है। मैं वहां पे डाइवर्ट होता हूँ, या मेरी मानसिकता उस, या फिर मेरा रुझान उस टाइप में ज्यादा है। मैं बातों को मानता हूँ कि कर्म, अच्छा कर्म का जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा, अच्छा कर्म करना हमें जरूरी है। इन सब चीजों के ऊपर मेरा आस्था होगी, मेरा विश्वास होगा, राइट? जी सर। ये क्यों आ रहा है अंदर से?
क्योंकि हम उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को लेके जन्मे हुए हैं। अब हमारी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है इसलिए हमारा स्वभाव ऐसा है, या हमारा स्वभाव ऐसा है इसलिए कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है? सर दोनों मेरा हो सकते हैं। नहीं, एक मिनट जरा आप थोड़ा सोच के आंसर दीजिए प्लीज। मेरा स्वभाव ऐसा है इसीलिए मेरी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, या मेरी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है इसीलिए मेरा स्वभाव ऐसा है? सर कुंडली में है। बाकी लोगों से भी आंसर चाहिए जी मुझे, थोड़ा आप डिस्कस करो। मैंने आपको स्ट्रिक्टली रखा तो नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कुंडली में है इसलिए सर, कुंडली में समृद्ध, है इसलिए प्रारब्ध पिछले जन्म का भी। राइट। तो कुंडली में है मतलब क्या है? कुंडली तो कुछ भी बता सकती है, कुंडली कुछ भी नहीं बताती। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कुंडली कुछ भी बताती है, उनको नॉलेज नहीं है, दैट इज द रीजन दे आर टॉकिंग लाइक दिस। बट ये कुंडली क्या है और ये नॉलेज किसको, मतलब ये इसके ऊपर नॉलेज के ऊपर भरोसा भी किसको आएगा? दो कैटेगरी के लोगों को। ओके, ये ध्यान में रखिए हमेशा। ये जो लोग हैं जिनका फोकस अर्थ के ऊपर या काम के ऊपर होता है, ये दो कैटेगरी के लोग हमेशा उसी टाइम पे आपके पास में आएंगे जब इनको लाइफ में हेवीली डाउनफॉल होगा या चैलेंजेस इनके जीवन में होंगे। बाकी धर्म और मोक्ष के प्रति जो रुझान रखते हैं, जिनका रुझान ऑलरेडी है जन्म से, जिनका पिछले जन्म का वो कर्म बना हुआ है, वो लोग डेफिनेटली अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से इस ज्ञान की तरफ डाइवर्ट होते हैं और उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। एयर एलिमेंट में अगर हम देखेंगे तो वही 3 राशियां हैं, मिथुन, तुला एंड कुंभ, जो सोशल मीडिया को, एनालिटिकल अप्रोच को, कम्युनिकेशन एंड आइडिया ओरिएंटेड जो चीजें होती है उसको दिखाता है। इसका कीवर्ड क्या है? इंटेलेक्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर हम वाटर एलिमेंट की बात करें तो वाटर एलिमेंट सेंसिटिविटी, इमोशनल, इंट्यूशन एंड डीप फीलिंग को दिखाता है। डीप डिजायर्स को नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, डीप फीलिंग्स को दिखाता है, और ये सिर्फ इमोशनल एंड इंट्यूशन के ऊपर काम करता है। 3 राशियां इसके अंदर कौन सी है? कर्क, वृश्चिक एंड मीन, जो मैंने बताया था, 4 नंबर, 8 नंबर एंड 12 नंबर। ओके, तो जहां पे भी आपको ये लग्न दिखे, इसमें से कोई भी लग्न दिखे, आप ये कह सकते हो। जहां पे भी आपको इन तीनों में से कोई लग्न दिखे, आप ये कह सकते हो कि ये सामने वाला व्यक्ति इंटेलेक्चुअल या कम्युनिकेशन से इंप्रेस होने वाला है। ये वाला व्यक्ति इमोशनलिटी एंड इंट्यूशन से, इसको इंट्यूशन जब तक नहीं आता ना, इसके सामने 10 लोगों को रखो एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले, इसको जिस व्यक्ति से इंट्यूटिवली फील होगा ये वहीं पे कनेक्ट करेगा। आप चाहे जी मर्जी इस व्यक्ति की तारीफ कर लो, बाकी दुनिया इस व्यक्ति की तारीफ कर रही हो, ये इंट्यूटिवली इधर ही जाएगा, क्योंकि उसका जो आत्मा ज्ञान है ना, जो अंतरात्मा है ना, वो उसको एग्जैक्टली सही वे में गाइड कर रही होती है। वो दुनिया के पछड़े में नहीं पड़ता। ये कौन से लोग हैं जिसको, जो इन लोगों की प्रेस कर रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो अर्थ के पीछे या काम के पीछे भाग रहे हैं? ओके, तो बताने का मतलब, जिन लोगों का ये एसेंडेंट है कौन सा, 4, 8 एंड 12, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास में बाय बर्थ एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक व्हाट वी कैन से एक एट्रीब्यूट है बाय बर्थ, दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या सिर्फ इन्हीं लोगों के अंदर होता है, बाकी लोगों के अंदर नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन होता है। बट ये वो लोग हैं जो अपने इंट्यूशन को समझ के फॉलो करने की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, देन इसमें किसी को डाउट है? जो साइन का हमने देखा था, मतलब जो एलिमेंट्स को हमने अंडरस्टैंड किया, ये 4 एलिमेंट्स हमने देखे, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। इन चारों एलिमेंट में किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछिए, नहीं तो फिर मैं आगे स्विच कर रहा हूँ। अनीता जी समझ में आया आपको? ये बेसिक है, आपका ध्यान होना चाहिए और आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि आगे यस से मैं सर। आपका ये एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। ओके, ओके सर। तो सवाल पूछूं? बाद में पूछूंगा एंड में, ठीक है? अब साइन होने के बाद में, मतलब ये हमने देखे कि 4 टाइप्स है, 4 एलिमेंट के बेसिस पे 4 टाइप्स बने। इसके बाद में इसके मोड्स होते हैं, मतलब कोई राशि मूवेबल होती है, कोई फिक्स होती है, कोई द्विस्वभाव होती है।
ओके, मूवेबल, फिक्स्ड एंड ड्यूअल, इसमें 4 राशियां आती है। जैसे हम बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में 1, 4, 7 और 10, ये 4 राशियां आ गई। ये कौन सी राशियां है? उसके बाद में नंबर 2, नंबर 5, 8 और 11, ये एक सेकंड कैटेगरी की राशि आ गई। बाद में एक और कैटेगरी की राशि आ गई, सपोज 3, 6, 9 और 12, 1, 4, 7, 10, ये क्या है? ये मूवेबल है। ओके, देन फिक्स एंड ड्यूअल, ये जो है 2, 5, 8, 11, ये क्या है? ये फिक्स है। 3, 6, 9 और 12, ये क्या है? ये ड्यूअल है। इसका क्या मतलब है? हमने एक बात पढ़ी थी कि पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती है वो पृथ्वी के जैसी उनके अंदर स्टेबिलिटी रहती है, राइट? अब ये जो सूर्य की राशि है इस ये धर्म की राशि है, धर्म त्रिकोण के अंदर आ रही है, लेकिन ये साथ ही साथ कहीं ना कहीं फिक्स इसमें भी आ रही है, एलिमेंट में भी आ रही है। इसीलिए कंप्लीट मोक्ष में जो 3 राशियां हमने देखी थी मोक्ष त्रिकोण में, वो सूर्य की राशि ना होकर चंद्र की राशि है। चंद्रमा को जो प्रकाश मिलता है वो भी सूर्य से ही मिलता है, लेकिन सूर्य के अंदर ये दोनों क्वालिटीज है, एक राजसिक तत्व भी है और मोक्ष देने की कैपेसिटी भी है। लेकिन उसकी मोक्ष लेने की जो देने की जो कैपेसिटी वो प्योरली चंद्रमा अपने साइड में लेता है, वो डिपार्टमेंट चंद्रमा उसका मंत्री बनता है और उस चीज को वो इस हिसाब से डिलीवर करता है। बताने का मतलब मूवेबल साइन कौन सी है? 1, 4, 7 एंड 10, मेष, कर्क, तुला और मकर। फिक्स साइन कौन सी है? वृषभ, सिंह, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। ड्यूअल साइन कौन सी? ड्यूअल साइन का मतलब क्या है? द्विस्वभाव। जैसे आप मिथुन राशि को देखेंगे तो वहां पे आपको कुछ ऐसे 2 लोगों का सिंबल दिखेगा। कन्या राशि को देखेंगे तो वहां पे आपको कन्या राशि दिखेगी, मतलब कन्या दिखेगी एक, जिसके स्वभाव में डिफ्लेक्शन है, चेंजेस है। धनु राशि में देखेंगे तो धनु राशि में एक आधा इंसान है आधा जानवर है। मीन राशि में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? 2 मछलियों का साइन बना हुआ है अगेन, राइट? ये समझ में आ रहा है? 3 चीजें जो बताई है कि राशियों के जो टाइप्स है वो टाइप्स इस बेसिस पे भी बनते हैं। ओके, कौन से बेसिस पे? मूवेबल, फिक्स एंड ड्यूअल। नाउ मूवेबल क्या होता है एग्जैक्टली कि ये एक्शन ओरिएंटेड होती है, ये चेंज करने की, किसी भी चीज को चेंज करने की। मूविंग में अगर कोई चीज है तो ऑब्वियसली वो चेंज हो रही है ना। जैसे अगर हम कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने मोबाइल पे, तो वीडियो कैसे रिकॉर्ड करता है मोबाइल? एक के पीछे एक कंटिन्यूअसली वो इमेज लेता है। उसमें एक फैक्टर होता है दैट इज FPS, फ्रेम पर सेकंड। वहां पे लिखा होता है 30 फ्रेम पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मोबाइल जब वीडियो स्टार्ट कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब वो 1 सेकंड के अंदर 30 पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है। 1 सेकंड के अंदर 30 पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट्स को उस पिक्चर में कैटेगराइज कर रहा है और बाद में वो आपको एक मूविंग इमेज दिखा रहा है, राइट? तो बेसिकली ये जो मूवेबल कार्डिनेशन कार्डिनल है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट करता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई चेंज आना है तो इन राशियों से वो आएगा। कौन सी राशियों से? 1, 4, 7, 10, मतलब मेष, कर्क, तुला और मकर। फिक्स राशियां कौन सी है इसमें जो स्टेबिलिटी को और कंसिस्टेंसी को दिखाती है? वृषभ, सिंह, वृश्चिक एंड कुंभ। और ड्वेल राशि मतलब द्विस्वभाव जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी को दिखाती है। कुछ लोग होते हैं ना सिचुएशन के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं। मिथुन, कन्या, धनु एंड मीन। ओके, जी सर। अब यहाँ पे प्लेनेटरी रूलरशिप देखिए, लॉर्डशिप देखिए।
जैसे हमने देखा था कि सूर्य जो है, सूर्य की एक राशि है कौन सी, सिंह। चंद्रमा की कौन सी राशि है, कर्क, कैंसर। मंगल की दो राशियां हैं, एक है मेष और दूसरी है स्कॉर्पियो, राइट। मर्क्यूरी की दो राशियां है, जेमिनी एंड कन्या। जुपिटर की धनु एंड पाइसिस। वीनस की वृषभ एंड तुला। सैटर्न की कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। राहु केतु को कोई फिक्स राशि दी गई नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस में राहु के लिए एक्वेरियस कंसिडर होती है और केतु के लिए स्कॉर्पियो कंसिडर होती है। ओके। अब यहाँ पे मेष की दो राशियां, मतलब मार्स की दो राशियां, जुपिटर की दो राशियां, विनस की दो राशियां, सैटर्न की दो राशियां और मर्क्यूरी की दो राशियां। इसमें मैंने एक कंसेप्ट आपको बताई थी, मूल त्रिकोण राशि। मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, मेष। मर्क्यूरी की कौन सी है, कन्या। जुपिटर की कौन सी है, धनु। वीनस की कौन सी है, तुला। सैटर्न की कौन सी है, कुंभ। ओके। ये मुझे और डिटेल में बताना है या फिर ये अंडरस्टूड है? समझ गए सर। जी सर। देन आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद में हमें ग्रहों के स्वामी समझ में आते हैं। वो जो ग्रहों के स्वामी हैं उनका एग्जैक्टली किस तरीके से नेचर है, ओके, वो हमें यहाँ पे दिखता है, नेचुरल सिग्निफिकेंस। जैसे मेष राशि का जो नेचर है वो कैसा है, एक्शन लेना, इनिशिएट करना, करेज करना। वृषभ राशि का कैसा नेचर है, वेल्थ, फूड, स्टेबिलिटी की तरफ उसका डाइवर्जन है। मिथुन राशि इज अ राशि ऑफ कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट। कर्क, इमोशंस, मदर, नरिशमेंट। सिंह राशि ऑथोरिटी, लीडरशिप, क्रिएटिविटी। कन्या, सर्विस, एनालिसिस एंड हीलिंग, इस फैक्टर को इंडिकेट करती है। वैसे ही तुला राशि बैलेंस, रिलेशनशिप एंड जस्टिस को दिखाती है। वृश्चिक राशि सीक्रेट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेप्थ को। ये हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसको आपको सिर्फ रीड करके बता रहा हूँ। धनु राशि स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज एंड ट्रैवल को दिखाती है। मकर राशि डिसिप्लिन, हार्डवर्क एंड स्ट्रक्चर को। कुंभ राशि इनोवेशन, सोसाइटी एंड प्रोग्रेस। मीन राशि कंपैशन, इंट्यूशन एंड मोक्ष को। जो हमने डिविजनल चार्ट्स पढ़े थे या डिविजनल चार्ट से पहले एक एक राशि को हमने डिटेल में पढ़ा है, उसमें ये सारे फैक्टर मैंने डिटेल में लिए हुए हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। एक ही जगह पे सारी चीजें रहेगी तो आपको याद करने में इजी जाएगा। दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस स्लाइड। सेकंड, केंद्र त्रिकोण, दुस्थाना एंड उपचय स्थान। आपने बहुत बार मैंने ये बोलते हुए देखा होगा, आपने सुना होगा कि एक दूसरे से त्रिकोण में है, एक दूसरे से केंद्र में है, राइट, 6 8 12 में है, त्रिक भाव में है। क्या है ये सब चीजें, इसको समझते हैं। जब भी कोई भी राशि एक दूसरे राशि से 1, 5 और 9th हाउस में होती है, तब कहा जाता है कि वो एक दूसरे से त्रिकोण में है। इसका मतलब क्या है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ पे मैंने तुला राशि ले ली। तुला राशि से मैंने आगे क्या कहा, इसने एक, एक पे आ गया ये तुला राशि। बाद में क्या कहा इन्होंने, 5, 5 मतलब तुला राशि से हम आगे 5 काउंट करेंगे। अब काउंटिंग में तुला राशि को कंसिडर करना है। जैसे ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 यहाँ पे आके रखा, इसको सर्कल किया। अब 5 से आगे है 9, तो 9 क्या ये इस राशि से 9 या इस राशि से 9, कहाँ से 9 आएगा, तुला तुला राशि से तुला 9 आएगा, मतलब तुला राशि से 9 काउंट करेंगे। 5 तक तो यहाँ आ गए, तो 6, 7, 8 और 9, मतलब ये 3 राशियां मिल गई। हमने यहाँ पे क्या कहा कि एक दूसरे से कोई भी राशि अगर त्रिकोण में है, ये आइडेंटिफाई करना है, तो उन राशियों को परस्पर से 1, 5, 9 का संबंध बनाना है। मतलब वो एक राशि जो है वो पुरानी राशि से आइदर 1 या 5 की या 9 के हाउसेस में होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुला राशि फर्स्ट हाउस में आ रही है, तो उससे 5वीं राशि है कन्या, सॉरी कुंभ, और उससे 5वीं राशि या उससे 9वीं राशि जो है वो आती है मिथुन। तो ये तीनों राशियां ऑब्वियसली एक दूसरे से क्या है, त्रिकोण में है। इसको और एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे धनु लग्न है, धनु लग्न से आगे 5 हाउसेस काउंट करो तो कौन सा नंबर आएगा मुझे बताइए, और कहाँ आएगा। मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर करेगा। अनीता जी,
जयश्री जी, यस सर। दोनों में से मुझे बताओ कि 9 से आगे हम 5 अगर काउंट करते हैं तो कौन सी राशि आएगी और कहाँ पे आएगी? काउंट करो यहाँ पे शांति से। जयश्री जी आप रुक जाइए, अनीता जी आप काउंट करो यहाँ पे शांति से। कहाँ पे आएगा? अरे कहाँ पे आएगा? देखो 1 यहाँ पे आ गया, ये 2 3 4 एंड यहाँ आ गया 5, राइट? मतलब पंचम स्थान में आएगी ये चीज, करेक्ट है? और पंचम स्थान में कौन सी राशि आएगी? 9 के बाद 10 11 12 और यहाँ पे 1, इसके आगे और देखेंगे 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर की राशि यहाँ आएगी। ये समझ आ रहा है? मतलब मेष धनु एंड सिंह राशि एक दूसरे से त्रिकोण में मिलेगी आपको हमेशा। अगर मैं यहाँ पे 6 नंबर की राशि लेता हूं तो 6 नंबर से 5 घर आगे कौन सी राशि है? मकर। उसके 5 घर आगे कौन सी राशि है? ये हमेशा आपको एक दूसरे से त्रिकोण में ही मिलेगी ये राशियां। और इसीलिए इन्हें स्पेसिफिकली हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन से कैटेगरीज थी वो? धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण एंड मोक्ष त्रिकोण। धर्म त्रिकोण में आता है 1 5 9 की राशि, अर्थ त्रिकोण में 2 6 10, काम त्रिकोण में 3 7 11 एंड मोक्ष त्रिकोण में 4 8 12। ये फिर से मैंने लिखा, ये सिर्फ अलग वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते थे। ओके, इसको फिर से देखिए। अगर मान के चलिए लग्न में 7 नंबर की राशि आ रही है तो ऑब्वियसली 11 नंबर की राशि उसके त्रिकोण में आएगी, 3 नंबर की राशि भी उसके त्रिकोण में ही आएगी। कहीं पे भी अप्लाई करके देखिए ये। अब ये धर्म त्रिकोण की जगह हम कोई और त्रिकोण कंसिडर करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ मोक्ष त्रिकोण। यहाँ पे अगर 8 नंबर है तो यहाँ 12 होगा और यहाँ पे 4 होगा। आगे त्रिकोण में ये तीनों। अगर मैं काम त्रिकोण की बात करता हूँ तो काम त्रिकोण में अगर मान के चलिए 6 नंबर आ रहा है तो इसके बाद में 7 नंबर 10 नंबर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? आ गए ये त्रिकोण में एक दूसरे से त्रिकोण फॉर्म किया इन्होंने। ये समझ में आ रहा है जी आपको? ये बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा बेसिक बताने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। ओके, सो केंद्र हाउसेस जो होती है वो कौन सी होती है? जो एक दूसरे से 1 4 7 10 में होती है। त्रिकोण हमने समझ लिया। नौ केंद्र हाउसेस को समझो कि जो एक दूसरे से 1 4 7 और 10 में होता है। जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, 1 से 12 के बीच में 9 नंबर, तो 9 अगर 1 हो गया तो 9 से चौथा घर कौन सा आएगा? 12, 12वीं राशि आएगी। 7वीं एंड 10वीं में कौन सा आएगा? मिथुन। और बताने का मतलब ये जो है ये 4 राशियां अब एक दूसरे से केंद्र में है। इससे पहले हमने जो देखा था वो क्या था? त्रिकोण। अब यहाँ पे क्या है? केंद्र। केंद्र माने आप इसको स्क्वायर के हिसाब से कंसिडर करो। अब मान के चलिए ये जो हाउसेस है ये इन हाउसेस की जगह किसी और हाउसेस में आती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे 6 नंबर है, 6 नंबर से ये हो गया पहला और इस यहाँ से आगे 4, मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पे कौन सी राशि आएगी? इसके बाद में यहाँ पे कौन सी राशि आएगी प्रोक्षित? मीन पाइसिस। इसके बाद में जो अगली राशि आएगी वो कौन से हाउस में आएगी और कौन सी आएगी, क्या नंबर होगा उसका? तो ये चारों राशियां अब एक दूसरे से क्या है? केंद्र में है। त्रिकोण और केंद्र का डिफरेंस समझ गया? जी सर।
केंद्र एंड त्रिकोण यहाँ पे दोनों पॉइंट्स ये हो गए। नाउ यहाँ पे देखिए एक बात याद रखिए कि त्रिकोण हाउसेस आर द लक एम्पलीफायर इन द चार्ट। जो भी प्लैनेट एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे होते हैं वो एक दूसरे के भाग्य को कम ज्यादा करने की क्षमता रखते हैं। मतलब कोई भी प्लैनेट अगर त्रिकोण में बैठे हुए है, सूर्य बैठ गया, शनि बैठ गया और राहु बैठ गया, ये तीनों प्लैनेट क्या है, एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए हैं। अब ये एक दूसरे के ऊपर है ना फोर्स एग्जर्ट करते हैं या एक दूसरे को मैनिपुलेट करने की ताकत रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए त्रिकोण के अंदर दो ऐसे प्लैनेट है जो मित्र है, राहु और शनि। सूर्य उनका दुश्मन है। कहीं ना कहीं ये जो दो हाउसेस है यहाँ से सूर्य के ऊपर प्रभाव आएगा, एक बर्डन आएगा, एक प्रेशर आएगा। अगर मान के चलिए त्रिकोण में सपोज मंगल है, सूर्य है और गुरु है, तीनों एक दूसरे से दोस्त हैं, मैत्री है इनकी, क्योंकि तीनों अग्नि तत्व के हैं। राशि चाहे कोई भी हो लेकिन एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं। इसका मतलब इस पर्टिकुलर त्रिकोण में कौन सा त्रिकोण बना है यहाँ पे बाय द वे, धर्म हाउसेस वाइज त्रिकोण आता है प्रोक्षित। ओके सर। काम त्रिकोण बना, काम त्रिकोण के अंदर धर्म त्रिकोण के तीनों प्लैनेट बैठे हैं। मतलब ये एथिकल वे में इसका कैरेक्टर अच्छा रहेगा, ये लॉयल रहेगा व्यक्ति। समझ रहे हो ये कैसे आता है। देन दुस्थाना एंड उपचय स्थाना। दुस्थाना का मतलब क्या है कि कुंडली में 12 हाउसेस में से कुछ हाउसेस ऐसे हैं जो निगेटिव है। कौन से हाउसेस है वो, 6, 8 एंड 12। क्या होता है इसमें, चैलेंजिंग हाउस है ये सफरिंग, ऑब्स्टेकल, लॉसेस, हेल्थ इश्यू एंड कर्मा देते हैं। छठा घर हमेशा इनेमीज एंड डिजीज को देगा। आठवां घर सडन इवेंट एंड लॉन्जिविटी के रिलेटेड काम करेगा एंड 12वां घर एक्सपेंसेस एंड आइसोलेशन को देगा। लेकिन यहाँ पे जो मैलेफिक रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, ये इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब मान के चलो 6, 8, 12 में है मतलब खराब होंगे, राइट प्रोक्षित। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कुंडली का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, ओके। हम्म, बताओ इसमें दूसरे स्थान में कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं। छह आठ 12 में ना सर। दूसरे स्थान में कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं, हाँ जी मैं वही पूछ रहा हूँ। नहीं ये प्लेनेट को है। अरे ऐसे कैसे नहीं है। सर ये 8वें में मार्स का प्रभाव पड़ेगा, मंगल का। मेरा सिंपल सा सवाल है जी, कौन से प्लेनेट दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं। कोई नहीं समृद्ध, है, कोई दूसरे स्थान प्लैनेट नहीं मैंने बैठा। आपको बताए थे कि कौन से 6, 8 एंड 12। 6, 8 एंड 12 में यहाँ पे कोई भी प्लेनेट नहीं है। इसका आंसर है दूसरे स्थान में मतलब त्रिक भाव में कोई भी प्लेनेट नहीं है। अच्छा ठीक है, अब हम पकड़ते हैं मंगल को। विथ रिस्पेक्ट टू मंगल छठा घर कौन सा आएगा, ये आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू मंगल आठवां घर कौन सा आएगा, ये होगा। और विथ रिस्पेक्ट टू मंगल जो कि लग्नेश है कौन सा होगा, 12वां घर होगा, ये होगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ अभी। विथ रिस्पेक्ट टू टॉरस साइन छठा घर कौन सा होगा प्रोक्षित।
सातवां। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो दूसरा घर है उससे सातवां घर छठे में है? जी सर। अब दूसरे घर से आठवां घर कौन सा आ गया? नहीं। और दूसरे घर से 12वां घर कौन सा आ गया? एक मंगल। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस सूर्य एंड शुक्र, शनि छठे में बैठा हुआ है, 9वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, और 12वें में बैठा हुआ है उसके मंगल। अब समझो इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूं। विथ रिस्पेक्ट टू सूर्य एंड शुक्र 6 एंड 12 में दो ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं जो उसकी हानि करने की क्षमता रखती है। मतलब जब भी सूर्य और शुक्र की महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी, मंगल एंड शनि उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देने की कोशिश करेंगे। मंगल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, खर्चा बढ़ाएगा, आइसोलेशन बढ़ाएगा, झगड़े बढ़ाएगा, और शनि क्या बढ़ाएगा? बढ़ाएगा या कम करेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सी प्लेसमेंट है, क्या है, कौन से महादशा है, नवमांश में क्या चार्ट है। लेकिन वो 6th हाउस से रिलेटेड आइदर कर्जे को बढ़ाएगा या कम करेगा, आइदर शत्रुओं को खत्म करेगा या शत्रुओं को उत्पन्न करेगा, निर्माण करेगा, लेकिन 6th हाउस से रिलेटेड ही एक्टिविटी करेगा। ये क्लियर हो रहा है आपको? अब जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ सूर्य की जगह, मतलब ये जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था ना, इस एग्जाम्पल में आप कंसिडर करो अभी केतु को। केतु से 6th हाउस में कौन सा प्लेनेट है? चंद्रमा। चंद्र। केतु से 8वें घर में कौन सा प्लेनेट है? कोई नहीं है। केतु से 12वें घर में कोई कौन सा प्लेनेट है? कोई नहीं है। मतलब केतु की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा शुरू होगी, इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा? चंद्रमा छठे में। प्रोफेशन से रिलेटेड चैलेंजेस देगा, और कोई कैसी चैलेंजेस देगा? मेंटल चैलेंजेस देगा, क्योंकि चंद्रमा वहां पे बैठा हुआ है। कोई डायरेक्ट लिंकेज इन दोनों का है नहीं, लेकिन त्रिक भाव होने की वजह से एक दूसरे से, अगर वो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा में दोनों एक साथ एक्टिवेट होते हैं, कौन कौन? चंद्रमा एंड केतु इस एग्जाम्पल में जो लिए थे, तो वो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ में 6-8 का बिहेवियर करेंगे, षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। ये क्लियर हो गया आपको दुस्थाना? जी सर। कोई भी प्लेनेट किसी भी प्लेनेट से अगर 6 में बैठा हुआ है तो वो इनेमी एंड डिजीज को शो करेगा। कोई भी प्लेनेट अगर किसी प्लेनेट से अष्टम में बैठा हुआ है तो वो सडन इवेंट्स या लॉन्जिविटी को दिखाएगा। कोई भी प्लेनेट किसी भी प्लेनेट से अगर 12वें में बैठा हो तो एक्सपेंसेस एंड आइसोलेशन को दिखाएगा। इसको सिंपल वे में समझो। 10वां घर है, 10वें घर में उच्च का मंगल बैठा हुआ है। 10वें घर से छठा घर कौन सा है? समृद्ध। 10वें घर से 8वां घर कौन सा है? थर्ड। 10वें घर से 12वां घर कौन सा है? अब जब मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, एंड सपोज तीसरे घर में सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य की अंतरदशा चल रही है, तो बताओ मंगल की महादशा एंड सूर्य की अंतरदशा इस व्यक्ति के लिए सही जाएगी या नहीं जाएगी? टेल मी। पंचम स्थान में केतु बैठा हुआ है, मंगल की महादशा है एंड केतु की अंतरदशा है, या प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा है, कोई भी दशा है। टेल मी कि दशा महादशा कैसी जाएगी? मंगल की महादशा है एंड गुरु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा है मंगल और गुरु में, बताइए कैसी जाएगी इस व्यक्ति को? हमने क्या कहा था कि कोई भी प्लेनेट जो 6 में है वो क्या करेगा? इनेमिया डिजीज को देगा। फॉर एग्जाम्पल इस मंगल से छठे में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है? सूर्य। अब सूर्य और मंगल आपस में दोस्त हैं। अब यहाँ सर। पे नेचुरल, यहाँ पे फ्रेंडशिप होने की वजह से ये जो मंगल है, इस मंगल को सूर्य सपोर्ट करेगा। मतलब ये है कि ये सूर्य इसके इनेमीज को, इसके शत्रुओं को डिस्ट्रॉय करेगा। अगर यहाँ पे गलती से शनि आ जाता तो मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा कैसी होती? शनि शत्रुओं को बढ़ाता या कम करता? वर्क प्लेस पे इसी व्यक्ति के अगेंस्ट गॉसिप शुरू हो जाती, इसके कलीग ही करते हैं। इतना फर्क आ रहा है प्रेडिक्शन में। ये समझ में आ रहा है क्या यार मैं जो बता रहा हूँ?
जी सर। जी सर। ये मैं आपको महादशा अंतरदशा में जो पूछते हैं ना लोग कि मेरी सूर्य की महादशा है, उसमें चंद्र की अंतरदशा है या केतु की अंतरदशा है या राहु, ये समझो इस बात को, महादशा अंतरदशा कैसी जाएगी उस व्यक्ति की, ये कैलकुलेट कैसे करना है, इस तरीके से करना है। ओके। अगर मान के चलिए मंगल से विथ रिस्पेक्ट टू मंगल 12वें घर में गुरु बैठा हुआ है, अब मंगल एंड गुरु अपने आप में कैसे है, फ्रेंड है, जी सर। तो इसके जो गुरु है इसको कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड भेजने की तैयारी करेंगे, मतलब जो बॉसेस है प्रोफेशन में से बॉसेस बाहर जाने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरित करेंगे। वही मंगल एंड केतु पकड़ लो, मंगल कहाँ पे और केतु कहाँ पे है, यहाँ केतु है पंचम में। अब ये आपस में कैसे है, नेचुरल इनके अंदर फ्रेंडशिप नहीं है। अब यहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। केतु क्या है, कट कट करता है केतु। हो सकता है कि आपको डिमोशन मिले या हो सकता है कि कोई ना कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है पीसेस में। ओके, ये डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन ये दोनों में से कोई ना कोई एक सिनारियो होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसी तरीके से हमें दूस्थाना के हिसाब से कैलकुलेट करना होता है। जैसे मैं कोई भी हाउस पकड़ लूं, जैसे मैं दूस्थाना को ही पकड़ लेता हूँ, अष्टम में अगर आपका शुक्र है 8वीं राशि का, अष्टम से छठा घर कौन सा है, अष्टम से 8वां घर कौन सा है, अष्टम से 12वां घर कौन सा है, और शुक्र की महादशा चल रही है जो कि अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे बैठे हुए सूर्य, और शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा या सूक्ष्म दशा कोई भी चल रही है, कैसा जाएगा ये पीरियड, सर ग्रो करेगा बिजनेस में। अरे भाई साहब मृत्यु तुल्य कष्ट खराब होगा जा उसको, मृत्यु तुल्य कष्ट, ग्रो नहीं करेगा बिजनेस में। अगर मान के चलिए इसके छठे में क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये देखो ना इनका आपस में कनेक्शन क्या बना हुआ है। आठवां घर मृत्यु का है, अपने आप में वो ऑलरेडी उसी महादशा से चल रहा है, और उसमें सूर्य 7वें घर का आगे जो कि उससे 12वां है, अब उसकी हानि करेगा वो। अपने पिता की वजह से इसको प्रॉब्लम आएगी, या अपने बॉसेस की वजह से प्रॉब्लम आएगी, या फिर यहाँ पे अगर मेष लग्न है, अगर यहाँ पे 8 नंबर है, तो यहाँ पे अगर 5 नंबर का स्वामी 7वें में बैठा है तो इसको बदनामी भी मिल सकती है। समझ रहे हो। जी सर। होप ये अंडरस्टैंड है सबको। एनीवे आगे बढ़ते हैं। उपचय हाउस, इसकी रिकॉर्डिंग डाल देना नितिश जी, है ना, वो आ जाएगा, वो सब कुछ देख लेना आप सब लोग। ओके। उपचय भाव, उपचय भाव का मतलब क्या है, कौन से हाउसेस आते हैं, 3, 6, 10 और 11। कौन से हाउसेस है 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 10 एंड 11, ये हो गए आपके उपचय हाउस। उपचय हाउस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको फ्री विल करने की परमिशन मिली है, ऐसा समझ लो। आप करेज कर सकते हो, आप अपने शत्रुओं को हराने की आपको पूरा राइट है, आप अपना कर्म कर सकते हो, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जो कर्म करोगे वो, और आप अपने लाभ को भी बढ़ा सकते हो। एंड दैट इज द रीजन कि उपचय भाव में फ्री विल आपको मिलती है, एंड दैट इज द रीजन कि इस उपचय भाव में जो मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, मैलेफिक प्लैनेट कौन से हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु। उग्र प्लैनेट में सूर्य आता है, सूर्य मैलेफिक नहीं है बाय द वे, ठीक है, क्रूर प्लैनेट है। क्रूर और मैलेफिक दोनों में अंतर है। तो ये जो मैलेफिक प्लैनेट है ये बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं इसमें। यहाँ पे इसमें से कोई भी प्लैनेट बैठने दो बहुत बढ़िया करेगा, यहाँ पे कोई भी बैठने दो बहुत बढ़िया करेगा, यहाँ पे इसमें से कोई बैठने दो अच्छा करेंगे। तो जिसका राहु 11वें में है खुश हो जाइए आप, जिसका मंगल 10वें में है या शनि 10वें में या राहु केतु 10वें में है खुश हो जाइए। ओके। तो ये उपचय भाव का मतलब ये होता है कि यहाँ पे व्यक्ति को फ्री विल की एक विंडो मिली है। इस हाउसेस के अंदर वो जो भी कार्य करेगा उस कार्य के अकॉर्डिंग उसका जो पास्ट लाइफ का कर्मा है वो उसको नलीफाई नहीं करेगा या उसको रोकने का काम नहीं करेगा। लेकिन इस हाउसेस के अंदर बैठे हुए प्लैनेट को वो नलीफाई नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ में जो बाकी प्लैनेट है जो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा में ऑपरेटेड है वो जरूर उसको रोकने का काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए छठे घर में किसी का केतु है, 12वें घर में राहु होगा,
अब इसका केतु छठे घर में है तो बहुत अच्छा काम करेगा। ये कुत्तों की अगर सेवा करता है, डॉग की, स्ट्रीट डॉग की सेवा करता है, तो इसको काम, इसका जो व्यापार है, जॉब है, उसमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन केतु की महादशा में अगर मान के चलिए केतु से 6, 8, 12 में जो प्लेनेट है, जैसे यहाँ पे कोई प्लेनेट आके बैठा हुआ है और वो केतु से शत्रुता रखता है, जैसे कि सूर्य, जैसे कि चंद्र, और वो महादशा अंतरदशा में एक्टिवेट हो गया, तो डेफिनेटली ये केतु की जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रल करेगा या कम करेगा। कौन? 11वें घर में बैठे हुए प्लेनेट। अगर वो केतु का फ्रेंड नहीं है तो, अगर वो केतु का फ्रेंड है तो जो भी काम इसने किया है उसमें से उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं छठे से छठा घर 11वां घर है भावत भवन में। आई थिंक ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपको, मैं इसको सिंपल कराता, मतलब सिंपल बना के देता हूँ। जैसे 4th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, ओके, और चंद्रमा से छठा घर कौन सा आ गया? 9वां घर। अब यहाँ पे चंद्रमा का मित्र प्लेनेट बैठा हुआ, कौन है चंद्रमा का मित्र? सूर्य। तो जब भी महादशा अंतरदशा में चंद्रमा, अगर चंद्रमा की महादशा है या सूर्य की महादशा है और चंद्रमा की अंतरदशा है, तो सूर्य की महादशा में चंद्रमा अच्छा फंक्शन करेगा, अपने आप में इसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर सूर्य की महादशा है और चंद्रमा की अंतरदशा है, ये महादशा, ये अंतरदशा, तो अपने आप इसको एंसेस्टर की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि इससे ये 8वां है और इससे ये छठा है, षडाष्टक। क्लियर है जी ये? जी सर। देन ये हमेशा ग्रोथ के लिए इंडिकेट करते हैं। ये जो दुष्यंत उपचय हाउसेस होते हैं ये बेसिकली ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं। 3rd हाउस जो है वो आपके एफर्ट को दिखाता है, 6th हाउस आपकी कंपटीशन को, 10th हाउस प्रोफेशनल ग्रोथ को, 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ गेन। यहाँ पे मैलेफिक बहुत अच्छे काम करते हैं। सैटर्न, मार्स, राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। केतु भी देता है, बट कंडीशन है केतु के लिए कुछ, केतु के लिए गुरु भी देखना होता है कुंडली में कैसे है, बट ये 3 प्लेनेट जो है ये तो देती है, और केतु भी अच्छा ही फंक्शन करता है बाय द वे, एज पर माय ऑब्जर्वेशन इज कंसर्न। अब नेचुरल शुभ प्लेनेट कौन से है, नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट कौन से है? मैंने आपको बहुत बार ये वर्ड आपने सुना होगा कि ये मैलेफिक है, ये बेनेफिक है, राइट? नो, मैलेफिक एंड बेनेफिक का मतलब क्या है? बेनेफिक का मतलब है कि जो शुभता देते हैं, और मैलेफिक का मतलब जो है वो अशुभता देते हैं, राइट? मैलेफिक का मतलब है जो अशुभ है, और बेनेफिक का मतलब है जो शुभ है। ये समझ में आ रहा है जी आपको? जी सर। तो नेचुरल बेनिफिक में प्लैनेट कौन से आते हैं? पहले तो नेचुरल बेनिफिक क्या है? दीज प्लैनेट्स नेचुरली प्रोड्यूस गुड रिजल्ट अनलेस सेवरली अफ्लिक्टेड। मतलब जब तक दूसरा कोई प्लैनेट उनको देख के खराब नहीं कर रहा है, तब तक वो अगर अकेले बैठे हैं या अपने मित्रों से देखे जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे। नेचुरली बेनिफिट प्लैनेट, नेचुरली बेनिफिट प्लैनेट में कौन से आते हैं? गुरु, शुक्र, बुध एंड मून। वैक्सिंग मून मतलब हमने 2 चीजें सुनी है, शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है वो हमेशा शुभ माना जाता है, वैक्सिंग मून। ओके, अरे ओके और नॉट? ओके सर। तो कुंडली में कहीं पे भी आपका गुरु बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, मर्क्यूरी बैठा हुआ है और मून बैठा हुआ है, तो ये हमेशा आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे, अनलेस एंड अनटिल उसको कोई मैलेफिक देख ना ले। जैसे चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, शुभ है। गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, शुभ है। बुध यहाँ पे बैठा हुआ है, शुभ है। अब शुक्र समझो यहाँ पे बैठा हुआ है छठे घर में, फिर भी वो शुभ ही है। अब वो खराब कब होगा? जब शनि के साथ चंद्रमा आ जाए, बच गए बैंड, खत्म। मंगल यहाँ पे बैठा हो, 7वीं दृष्टि से शुक्र को देखे, 8वीं दृष्टि से बुध को देखे, हो गया। समझ रहे हो? अब इस केस में इनके जो फंक्शंस है, चंद्रमा के हो गए, बुध के हो गए, शुक्र के हो गए, अफ्लिक्टेड रहेंगे। हमें यहाँ पे रेमेडीज की जरूरत है, उपायों की जरूरत है। किसकी रेमेडी करेंगे हम? बुध और शुक्र को अगर हमें ठीक करना है तो हमें मंगल की रेमेडी करना जरूरी है। अगर हमें चंद्रमा को ठीक करना है तो हमें शनि को शांत करना जरूरी है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, ओके? ये समझ में भी आ रहा है या जा रहा है ऊपर से? आ रहा है समझ में सर।
जयश्री जी और समृद्ध सर समझ आ रहा। आगे बढ़े सर फिर। मुझे भी समझ में आ रहे हैं। हाँ जी। नीतीश जी आपको भी आ रहा है ना? जी सर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल बेनिफिक हो गया। नेचुरल मैलेफिक। नेचुरल मैलेफिक क्या है कि ये अकेले भी बैठे होंगे तो इन्होंने देने खराब ही रिजल्ट है। कौन से? शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, वैनिंग मून सॉरी, वैनिंग मून माने कृष्ण पक्ष का चंद्रमा। शनि माने शनि महाराज, मंगल, राहु, केतु आपको पता ही है। इनको लेके तो बहुत डराया हुआ है लोगों ने। इनको डरने की जरूरत नहीं है, इनको समझने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट जो है वो हमेशा थोड़ा सा निगेटिव देने के लिए बाध्य है। ओके, ये हो गया नेचुरल मैलेफिक। नेचुरल बेनिफिक समझ में आ गया आपको, एंड नेचुरल मैलेफिक समझ में आ गए। ओके, जी सर। जी सर। जहां पे भी शनि अकेला बैठा होगा वो डिलेस क्रिएट करेगा, आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, आपको कार्मिक लेसन्स पढ़ाएगा। अकेला अगर शनि बैठा है तो, अगर उसको गुरु देख रहा है तो फिर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो अकेला बैठा हुआ है, इसको कोई देख नहीं रहा है, कोई शुभ प्लैनेट नहीं देख रहा है, तब ये डेफिनेटली अपना यही काम करेगा। क्या? डिले, डिसिप्लिन, कार्मिक लेसन। मंगल अगर अकेला बैठा है, उसको कोई मतलब एक तरीके से एग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सीडेंट नॉट इन एवरी केस, बट एग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़ा बहुत तो देगा। अनलेस एंड अनटिल उस व्यक्ति को समझ, मतलब अनलेस एंड अनटिल उसका 28 एज का क्रॉस नहीं हो जाता, 28 साल का वो हो नहीं जाता। राहु चाउस एंड इल्यूजन, वर्ल्डली डिजायर्स। केतु डिटैचमेंट देगा, स्पिरिचुअल डिस्ट्रप्शन देगा अगर नहीं है अच्छा तो। एंड ये तो सन तो भाई क्या ही बोलना। ओके, जी सर। अब इसमें आते हैं फंक्शनल बेनिफिट एंड फंक्शनल मेलेफिक। ये जो हमने पढ़े हैं ना, नेचुरल बेनिफिट एंड नेचुरल मेलेफिक, मतलब ये नैसर्गिक रीत्या ही शुभ या अशुभ है। लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कि जो फंक्शनली, मतलब थोड़े समय के लिए आइदर गुड बनते हैं या आइदर बैड बनते हैं। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, आप किसी का चार्ट बता दो मुझे, कोई है जिसका चार्ट हमने देखा नहीं है? प्रोक्षित आप अपना चार्ट बताओ। वृश्चिक या लग्न है फिर सर। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चार्ट आप एनालिसिस कर रहे हो अपने रिलेटिव में से, उसका बताओ, हम उसमें से देख लेते हैं। बताइए। हाँ, एक मिनट से ओपन करता हूँ। हम्म, एरीज लग्न है सर। हम्म, जुपिटर एंड सैटर्न सेकंड हाउस। ओके, जुपिटर एंड सैटर्न सेकंड, थर्ड में राहु। ओके, मंगल चौथे में। हम्म, पांचवें में सन एंड मर्क्यूरी। छठे में मून एंड शुक्र। और हो गए सर। अब यहाँ पे मैंने क्या बताना है, क्या पढ़ना है हमने? फंक्शनल मेलेफिक एंड फंक्शनल बेनिफिक। फंक्शनल का मतलब क्या है? टेम्परेरी बेसिस पे आप यू कैन कंसिडर फंक्शनल बेनिफिक एंड फंक्शनल मेलेफिक्स। हर चार्ट के अंदर फंक्शनल बेनिफिक एंड फंक्शनल मेलेफिक होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है पहले इसको समझो। अ प्लैनेट बिकम बेनिफिक व्हेन इट रूल्स केंद्र एंड त्रिकोण। इस कुंडली के अंदर, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी कौन से हैं? पहले हम लिखेंगे त्रिकोण के, बाद में लिखेंगे केंद्र के। बताओ, त्रिकोण के कौन से हैं? मंगल, सूर्य एंड गुरु। केंद्र के कौन से हैं? मंगल, चंद्र, शुक्र एंड शनि। राइट? अरे यस और नो?
अरे ये समझ में आया या नहीं आया? हेलो, जी सर। ये नहीं आया आपको समझ में? सर ये त्रिकोण समृद्ध में बोलो। सर सर त्रिकोण हम घर देख रहे हैं ना, प्लैनेट के नहीं। हाँ, त्रिकोण में कौन से आते हैं प्लेनेट, मतलब त्रिकोण के स्वामी कौन से बनते हैं यहाँ पे, दैट आई एम टेलिंग यू। जैसे यहाँ पे त्रिकोण की अगर हम बात करें तो त्रिकोण में 3 हाउसेस आ गए। त्रिकोण में 3 हाउसेस आ गए तो वहां पे आपको 3 राशियां मिल गई, मंगल की, सूर्य की और गुरु की। राइट, ये 3 राशियां आपको मिल गई। जी सर। वो जी हमने सर। जी नोट सर। किया। नाउ 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 कंसिडर, वो आप जो सोच रहे हो ना समृद्ध, ये आगे है। ये हमने देख लिया कि त्रिकोण के जो मतलब ओनर है वो कौन है इस लग्न में, क्योंकि हर लग्न में अलग अलग रहेंगे। फर्स्ट हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर लिए। नाउ इसके अंदर जो बाकी प्लेनेट बैठे हुए त्रिकोण के अंदर कौन से प्लेनेट है? सूर्य, बुध एंड केतु। राइट, जी सर। ये जो सूर्य बुध केतु है ये त्रिकोण में होने की वजह से अब एक दूसरे से मैत्री के संबंध रखेंगे। पढ़ो इसको। प्लैनेट बिकम बेनिफिट व्हेन इट रूल्स केंद्र एंड त्रिकोण। मतलब जो केंद्र और त्रिकोण को रूल करने वाले प्लैनेट हैं वो कंपलसरी बेनिफिक बन ही जाएंगे। इस केस में केंद्र और त्रिकोण के जो रूलर हैं वो ये 7 प्लैनेट निकल के आए जिसमें मंगल कॉमन है। राइट, अब इनके हाउसेस में बैठे हुए जो प्लैनेट है उसमें से देखो, सूर्य आ गया, बुध आ गया, केतु आ गया। ये कहीं ना कहीं वहां पे एक दूसरे के ऊपर अपनी एनर्जी को इम्पोज करेंगे और उसी हिसाब से वो पॉजिटिव फंक्शन करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से त्रिकोण में है। अगर मान के चलिए केंद्र में है, केंद्र में यहाँ पे कौन से प्लेनेट आ रहे हैं? केंद्र में यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेनेट आ रहा है, मंगल। बताने का मतलब अब ये जो 4 प्लेनेट है, सूर्य, बुध, केतु एंड मंगल, इस पर्टिकुलर कुंडली में प्रॉपर बिहेव करते हुए आपको दिखेंगे। अब हमने एक और बात समझी थी कि ये प्रॉपर बिहेवियर कब तक दिखेगा, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई अफ्लिक्शन नहीं है। अब देखो मंगल के ऊपर कोई अफ्लिक्शन है क्या? मंगल का ऊपर अफ्लिक्शन है शनि का। शनि की तीसरी दृष्टि है, मतलब मंगल अब यहां से इस रेस से बाहर है। मंगल विल नॉट बिहेव इन अ फंक्शनल वे। ये समझ रहे हो? बचा कौन? सूर्य, बुध एंड केतु। सूर्य, बुध एंड केतु। सूर्य, बुध कहाँ पे बैठे? इसके ऊपर किसी की निगेटिव प्लैनेट की दृष्टि है? नहीं है, तो सूर्य बुध अच्छे से फंक्शन करेंगे, पॉजिटिव फंक्शन करेंगे। केतु के साथ में क्या है? केतु के ऊपर कौन से निगेटिव ग्रह की दृष्टि है? कहीं नहीं है। तो बताने का मतलब यहाँ पे केतु भी अब अच्छा काम करेगा। ये जो 3 प्लैनेट हैं ये इस कुंडली में अब शुभ होंगे। ये आइडेंटिफाई कैसे किया, समझ आया जी सर। समृद्ध? जी सर। जी सर आज एक और एग्जांपल लेते हैं। बताओ समृद्ध कोई एग्जांपल। सर कैप्रिकॉन लगना है। हम्म एक मिनट सर और राहु बेटा है 5th हाउस। ओके, शनि 6। शनि 6 में बैठा हुआ है। यस सर। 7th में गुरु। ओके, और 9th में सूर्य, बुध, मार्स। मंगल में बाहर लिख रहा हूँ। ओके, ओके सर। 10th हाउस में वीनस। 11th में मून, केतु। हो गए। जी सर। अब यहाँ पे है ना, ये कुंडली थोड़ी सी अलग है क्योंकि यहाँ पे राहु एंड केतु के बीच में सारे प्लेनेट आए हुए हैं।
मुझे सांप ड्रॉ करते नहीं आएगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। ऐसा कुछ तो भी समझो ये सांप है, ये उसकी आंखें हैं और ये उसकी, सर इसका मतलब काल सर्प जो दोष है इसका। ये उसकी जीभ है। अब ये जो सिर है ये है राहु, और इसका जो नीचे का टेल पोर्शन है दैट इज केतु। नाउ एवरी प्लैनेट इज इन बिटवीन राहु टू केतु, मतलब इसके मुख से लेके इसकी टेल के बीच में आ गए। ओके, अब ये जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ हेवी कार्मिक कुंडली रूल्ड बाय पित्र। दूसरा एग्जांपल लो कोई। बताइए। एक मिनट सर। हम्म, लेट हो गया क्या? नहीं सर। लेट हो रहा है सर। कंटिन्यू करना है, रुकना है? हाँ, क्या करें सर? कंटिन्यू करना है, रुकना है? सर कर सकते हैं कंटिन्यू। कर सकते हैं सर। ओके, एग्जांपल बताओ समृद्ध। जी सर। लोड हो रहा है। सर एक्वेरियस लग्न, हम्म, सेकेंड हाउस में सन वीनस मर्क्यूरी, एक मिनट। सॉरी, सेकंड हाउस में सूर्य, सन वीनस शुक्र, मर्क्यूरी। ओके, बुध, और थर्ड जुपिटर केतु, गुरु एंड केतु, फोर्थ मून, ओके फिफ्थ मार्स, ओके, सिक्स सैटर्न, हम्म, राहु तो लिखा है नाइन्थ। नहीं सर। ओके, हो गया। यस सर। अब इसमें त्रिकोण देखो कौन से हैं, और केंद्र देखो। आप ही मुझे आंसर करोगे। समृद्ध बताओ, त्रिकोण में कौन से हाउसेस आएंगे, मतलब राशि आएंगी? सर त्रिकोण में हो गया शनि का, मर्क्यूरी का और वीनस का। ओके, केंद्र में? केंद्र में शनि, मून, सन, मार्स। शनि? मून, सन, मार्स। ठीक से बताओ। सर हमें शनि, मून, सन, मार्स। शनि, शुक्र नहीं, मून, सन, मार्स। ओ सॉरी सर, शुक्र है। हमें यहाँ पे राशि, मैं आई एम आस्किंग यू राशि, यस सर, शुक्र है। राइट? शनि शुक्र, अब यस सर। अब केंद्र में हाउसेस में कौन से प्लेनेट बैठे हुए, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट। ये आप देखिए, ये आपने एक बार राशियां लिख ली, उसके स्वामी लिख लिए। अब कौन सा स्वामी, कौन सी राशि में, कौन मतलब केंद्र में, सॉरी त्रिकोण में कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं? मंगल एंड राहु। नाउ केंद्र में कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं? ओनली चंद्रमा, राइट? जी सर। इस केस में मंगल एंड राहु अपने आप में विल बिहेव इन अ गुड वे along with मून। सातवें सॉरी 9वें घर में राहु है, इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पिता आपको चीट करेंगे, बॉसेस आपको चीट करेंगे, नहीं करेंगे। इस व्यक्ति को पिता का सपोर्ट अच्छा मिला होगा, या फिर शैडो प्लैनेट होने की वजह से
आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पिता के सपोर्ट के साथ साथ मतलब 2 टाइप के आशीर्वाद यहाँ पे पिता के मिल सकते हैं। एक है फिजिकल लेवल पे जब पिता होंगे तब, या फिर पिता कम उम्र में चले जाते हैं लेकिन पितरों के द्वारा, या एक होता है ना पितृ कृपा जिसे आप कहते हैं, वो ब्लेसिंग इस व्यक्ति के साथ में रहेगी। और ये डिटेल में कहाँ से समझ में आएगा? कहाँ से समझ में आएगा? नवमांश ओपन करो इसका। नवमांश बताओ। नवमांश बताओ समृद्ध। सर जी सर, लिब्रा लगन है। हम्म। अ, अब राहु बताओ, के- बस ओनली राहु बताओ। राहु 7th हाउस। 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है, राइट? यस सर। इस व्यक्ति के बिजनेस में एक्सपेंशन आने के लिए इसके पितरों का अच्छा खासा हाथ होगा, इसके पिता का अच्छा खासा हाथ होगा। इसके बिजनेस में एक्सपेंशन वहीं से आएगा। नाउ राहु इज फंक्शनिंग इन अ गुड वे बिकॉज इट इज सीटेड इन अ त्रिकोण, मंगल के साथ में है। मंगल जो है तीसरे घर का स्वामी है, 10वें घर का स्वामी है। इसको जो प्रोफेशनल ग्रोथ मिली है, बिजनेस में जो भी ग्रोथ मिली है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पिता। अगर पिता नहीं होंगे तब भी, और पिता होंगे तब भी। ये ऐसा है या नहीं है? है सर। इसके पिता के द्वारा इसको बिजनेस में या इसके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी या ग्रोथ मिली है या नहीं मिली है, दैट आई एम आस्किंग। सर वही, आप जो भी पॉइंट बोला वो सही है। मैं जो भी बोला वो सही है, मतलब मैं क्या बोला? सर पिता की वजह से बिजनेस में स्टेबल और पितरों का आशीर्वाद। तो ये हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे? फंक्शनल बेनिफिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो अगर मान के चलिए शनि, मंगल, राहु, सूर्य एक दूसरे के साथ में इनकी नैसर्गिक मैत्री नहीं है, दीज आर नॉट नेचुरल फ्रेंड्स। मतलब ऑब्वियसली मंगल एंड सूर्य इज नेचुरल फ्रेंड, बट शनि, राहु, ये मंगल और सूर्य के साथ में आपस में मित्र नहीं है। बट 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 फंक्शनल बेनिफिट्स ये बन चुके हैं। समझ रहे हो? तो कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अरे यार मेरे भाग्य में ये प्लैनेट बैठा है, अरे यार कुछ है ऐसा वैसा नहीं है। फंक्शनल बेनिफिट दैट यू हैव टू कंसिडर। जिन लोगों को ये टर्म्स पता नहीं है उनको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन, जय श्री जी, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? और कौन बताए? आ रहा है सर। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल मैं इसको फिर से कंटिन्यू करूंगा। आप अपने जो भी 2-3 लोगों के चार्ट्स आपके पास में, आप कल हैंडी रखिए। किसी को भी मैं पूछूंगा तो आपको चार्ट्स बताते आने चाहिए। ओके? सर पूछना था सर, केंद्र में अगर 7 प्लेनेट आ रहे हैं तो वो सातों के साथ अगर मतलब उसको देखना पड़ेगा सातों के सातों। कल हम आपका जो एग्जाम्पल चार्ट है ना वो लगाएंगे यहाँ पे, एंड उसी को डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। और लेकिन हाँ, 7 प्लैनेट अगर केंद्र में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक बेनिफिट की तरह काम करते हैं। कल डिकोड करेंगे इसको। आप लोगों के पास में भी जिसके पास में, मतलब आपके पास में प्रोक्षित, आपके पास अपना आपका चार्ट तो हो गया, आपके फैमिली मेंबर का, समृद्ध आपके फैमिली मेंबर का, बाकी जयश्री जी, अनीता जी, नीतीश जी, एवरीवन, जो भी आपके पास में ऐसे चार्ट्स है जो आपके, आपके दोस्तों के, आपके फैमिली मेंबर के, जिनको आप जानते पहचानते हो, तो प्लीज उनके चार्ट्स भी आप लेके रखो। आपका चार्ट होने के बाद में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आप टाइम टू टाइम दिया करो। उसके बेसिस पे जैसे जैसे कैलकुलेशन डिराइव होगा आपको कंफर्मेशन आता जाएगा कि ये कैसे फंक्शन करता है, ये कैसे काम करता है। ओके? जी सर। कुछ चार्ट्स जी हैंडी रखिए, और ऐसे लोगों के चार्ट हैंडी रखिए जिनके बारे में आप जानते हो। जैसे मैंने अभी समृद्ध के बारे में एक प्रिडिक्शन आ गया कि पिता की वजह से इसके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी आई हुई है, राइट? तो वो उसको पता है, उसके उस व्यक्ति को वो जानता है। तो चार्ट के बेसिस पे हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये उसको कंपेयर करने में इजी चला गया।
ऐसे लोगों का आप हैंडी रखिए, कुछ लोगों का, तो हम उसको एनालाइज करेंगे। ओके, शुभ रात्रि एवरीवन, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा सर।